इंजीनियरिंग में अगर किसी मशीन का कोई पुर्जा खराब होता है तो उसे देखकर तुरंत बताया जा सकता है कि समस्या कहाँ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब बात अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी की आती है ना, तो मामला थोड़ा उलझ जाता है। मतलब मान लीजिए कि कोई इंसान ना तो कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, न ही कोई फिजूल खर्ची कर रहा है, फिर भी बैंक में रखा उसका पैसा हर दिन थोड़ा थोड़ा गायब हो रहा है। यही महंगाई है। एक ऐसा अदृश्य चोर जो बिना कोई ताला तोड़े हमारी बचत में सेंध लगा देता है। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, और आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर है, डॉक्टर राहुल खरात का एक गहन विश्लेषण जिसका नाम है इन्फ्लेशन इन इंडिया कॉजेस एंड रेमेडीज, जो 2016 से 2026 के दौरान की स्थिति को देखता है। तो इस डीप डाइव के जरिए हम ये समझेंगे कि पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था, सरकारी फैसलों और महंगाई के बीच आखिर क्या खेल चलता रहा है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। महंगाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कल जो दूध का पैकेट 50 रुपए का था वो आज 55 का हो गया। असल बात ये है कि ये पैसे की परचेजिंग पावर या खरीदने की ताकत को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाती है। सही बात है। और अगर भारत के नजरिए से देखें तो ये तस्वीर विकसित देशों से बिल्कुल अलग है। मतलब अमेरिका या यूरोप में अक्सर महंगाई का कारण ये होता है कि बाजार में पैसा बहुत ज्यादा है और डिमांड बढ़ रही है ना। हाँ, डिमांड बढ़ रही है। वहां की सरकारें लोगों के हाथ में चिक थमा देती हैं, जिससे डिमांड अचानक आसमान छूने लगती है। लेकिन डॉक्टर खरात के शोध से एक बात बिल्कुल साफ होती है कि भारत में महंगाई की कहानी सिर्फ मांग से शुरू और खत्म नहीं होती। अच्छा, तो फिर और क्या जुड़ जाता है इसमें? यहाँ मॉनसून का मिजाज कैसा है, हमारी सप्लाई चेन की स्थिति क्या है, और दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो रही घटनाएं जैसे कोई जियोपॉलिटिकल तनाव या महामारी, ये सब महंगाई का ग्राफ तय करते हैं। ओह, यानी भारत में महंगाई एक सीधी रेखा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कई कारकों का एक उलझावा जाल है। मुझे ना एक बात समझ नहीं आती। कभी तो अखबारों में लिखा होता है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, और कभी कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है इसलिए चीजें महंगी हैं, और कभी कोई कहता है कि बारिश नहीं हुई इसलिए टमाटर महंगा है। मतलब ये अलग अलग बातें क्यों? डॉक्टर खरात का रिसर्च इस उलझन को कैसे सुलझाता है? देखिए, अर्थशास्त्र में महंगाई कोई एक चीज नहीं है। इसे मोटे तौर पर 4 अलग अलग रास्तों से आते हुए देखा जा सकता है। पहला रास्ता है डिमांड पुल। ओके। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में सामान कम है लेकिन उसे खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। इसे मैं इस तरह से देखती हूँ। मान लीजिए कि बाजार में किसी खास ब्रांड के लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स लॉन्च हुए हैं। अच्छा उदाहरण। जूते सिर्फ 100 हैं। अगर अचानक लोगों की आमदनी बढ़ जाए या उनके पास क्रेडिट कार्ड की सुविधा आ जाए तो वो उसी एक जोड़ी जूते के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। क्या यही डिमांड पुल है? बात करते हैं तो इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। जब सरकार करोड़ों रुपए का निवेश करती है या बैंक बहुत सस्ते में लोन देने लगते हैं तो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा आ जाता है, जिससे मांग बढ़ जाती है। बिल्कुल। इससे पूरे देश में एक साथ घरों, गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग बढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, भारत में सिर्फ मांग ही इकलौता कारण नहीं है। तो दूसरा कारण क्या है? दूसरा प्रकार है कॉस्ट पुश। यहाँ मांग नहीं बढ़ रही है बल्कि उस सामान को बनाने का खर्चा ही बढ़ गया है। मतलब फैक्ट्री का खर्चा बढ़ गया। हाँ, मान लीजिए कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ गई, या मशीन चलाने के लिए बिजली महंगी हो गई, या कच्चा माल महंगा हो गया, तो फैक्ट्री का मालिक वो अतिरिक्त खर्च अपनी जेब से थोड़ी भरेगा। सही बात है, वो तो कस्टमर से ही वसूल करेगा। बिल्कुल, वो सीधे तौर पर उस सामान की कीमत बढ़ाकर ग्राहकों से ही निकालेगा। यानी बोझ घुमा फिरा कर आम आदमी पर ही आना है। हाँ, और तीसरा प्रकार इंपोर्टेड महंगाई है। जब हम दूसरे देशों से महंगा सामान खरीदते हैं तो वहां की महंगाई भी आयात होकर हमारे देश में आ जाती है। लेकिन चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है वो है स्ट्रक्चरल महंगाई। स्ट्रक्चरल? हाँ, ये किसी बाहरी झटके या मांग बढ़ने से नहीं आती बल्कि हमारे सिस्टम की अंदरूनी कमजोरियों से पैदा होती है। वेट, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। क्या भारत की असली समस्या ये स्ट्रक्चरल महंगाई ही है? क्योंकि अगर हम अपने बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो हम आज भी कई मामलों में पीछे हैं। हम सड़कों की बात करते हैं, लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, लेकिन क्या ये इतना बड़ा कारण है कि पूरे देश की महंगाई बढ़ा दें? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था की अंदरूनी कमजोरियां इस स्ट्रक्चरल महंगाई को लगातार हवा देती हैं।
कृषि क्षेत्र का ही उदाहरण लेते हैं। हाँ, खेती की स्थिति तो वैसे भी नाजुक रहती है। बिल्कुल। एक किसान खेत में बम्पर पैदावार करता है, लेकिन फसल काटने के बाद अगर सही कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क नहीं है तो बहुत सारा अनाज और सब्जियां सड़ जाती हैं। मतलब खेत से बाजार तक पहुंचने में ही आधी चीजें खराब। सही कहा। और जो बचता है वो खराब लॉजिस्टिक्स और टूटी सड़कों के कारण मंडियों तक पहुंचने में लंबा समय लेता है। रास्ते में जो बर्बादी होती है उसका सीधा असर बाजार में कीमत पर पड़ता है। तो इसका मतलब ये महंगाई इसलिए नहीं आई कि लोगों ने अचानक ज्यादा खाना शुरू कर दिया है? बिल्कुल नहीं। ये इसलिए आई क्योंकि हमारा ढांचा उस खाने को सही सलामत बाजार तक नहीं पहुंचा पाया। मतलब खेत में टमाटर 2 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन शहर तक आते आते खराब कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के कारण वो 60 रुपए किलो हो जाता है। यही स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। और जब हम खाने पीने और इन बुनियादी चीजों की बात कर ही रहे हैं, तो यहीं से समझ आता है कि क्यों एक आम परिवार का बजट सबसे ज्यादा डगमगाता है। खाना और ईंधन, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, और आम आदमी की जेब पर सबसे भारी पड़ते हैं। यहाँ से ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जब हम ईंधन यानी फ्यूल की बात करते हैं। तो डॉक्टर खारत के रिसर्च के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। बिल्कुल, करीब 90%। अब अगर हमें ये बात दशकों से पता है कि हम 90% तेल बाहर से मंगाते हैं, तो क्या हम जानबूझकर एक चक्रव्यूह में नहीं फंसे हुए? क्या ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल मजबूरी है जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे? देखिए, ये कोई साधारण मजबूरी नहीं है। तेल सिर्फ वो तरल पदार्थ नहीं है जो मोटरसाइकिलों में डाला जाता है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रगों में दौड़ने वाला खून है। इकोनॉमी का ब्लड। बिल्कुल। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $1 भी बढ़ते हैं तो उसका असर हर जगह होता है। वो महंगा डीजल उस ट्रक में डलता है जो गांव से शहर तक टमाटर लेकर आ रहा है। तो टमाटर की ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ गई। हाँ, वही महंगा तेल कारखानों की मशीनों को चलाने वाली ऊर्जा पैदा करता है। तो कपड़े से लेकर प्लास्टिक तक सब कुछ महंगा हो गया। यहाँ तक कि खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर भी महंगे हो जाते हैं। माय गुडनेस, मतलब चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। हाँ, ये कॉस्ट पुश और इंपोर्टेड महंगाई का मिला जुला रूप है। और अगर हम पिछले दशक की बात करें तो कोविड महामारी, रशिया यूक्रेन संघर्ष और सुएज नहर जैसी जगहों पर ग्लोबल शिपिंग की दिक्कतों ने इस सप्लाई चेन को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया कि हर चीज की कमी हो गई। बिल्कुल, अस्थायी रूप से हर चीज की भारी कमी हो गई। शिपिंग कंटेनर्स के किराए कई गुना बढ़ गए और वो सारा बोझ अंततः कंज्यूमर पर ही पड़ा। ये तो हुए मौसम, बुनियादी ढांचे की कमियां और दुनिया भर में होने वाले उथल-पुथल के कारण। लेकिन 2016 से 2026 के बीच जो कुछ भारत में हुआ, उसमें सिर्फ बाहरी घटनाओं का ही हाथ नहीं था। सही बात है, घरेलू नीतियों का भी बहुत बड़ा रोल था। देश के अंदर सरकार ने कई ऐसे बड़े नीतिगत फैसले लिए जिन्होंने इस महंगाई के ग्राफ को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। डॉक्टर खरात ने इन नीतियों का बहुत ही तटस्थ यानी न्यूट्रल रूप से विश्लेषण किया है। सबसे पहले आता है 2016 की नोटबंदी। इसका एक असर ये था कि बाजार से अचानक नकदी गायब हो गई, जिससे लोगों ने खरीदारी कम कर दी और शॉर्ट टर्म में महंगाई गिर गई। लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई। हाँ, छोटे व्यापार और कृषि बाजार जो पूरी तरह से कैश पर चलते थे, वो बुरी तरह प्रभावित हुए। किसानों के पास मजदूरों को देने के लिए नकद नहीं था, जिससे उत्पादन पर असर पड़ा। और इसके ठीक अगले साल 2017 में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी का मूल विचार देश को एक इंटीग्रेटेड बाजार बनाना था। अगर हम सकारात्मक पहलू देखें तो इसने कैस्केडिंग टैक्स यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगने वाली पुरानी प्रणाली को खत्म कर दिया। यानी सिस्टम थोड़ा साफ हुआ। बिल्कुल, पहले कारखाने से निकलने पर टैक्स, फिर राज्य की सीमा पार करने पर टैक्स, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पर टैक्स लगता था। जीएसटी ने इस प्रक्रिया को आसान बनाया और सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना सरल किया। लेकिन शुरुआती दौर में छोटे व्यवसायों पर असर पड़ा। हाँ, उन पर इस नई प्रणाली का अनुपालन यानी कंप्लायंस का बहुत बड़ा बोझ पड़ा। यहाँ मैं थोड़ा टोकना चाहूंगी। अर्थशास्त्र की बहसों में अक्सर कहा जाता है कि जीएसटी और नोटबंदी का लक्ष्य इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन था। लेकिन एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? एक ठेले वाले या छोटे दुकानदार के लिए ये फॉर्मलाइजेशन क्या है और इसका सीधा संबंध महंगाई बढ़ने से कैसे है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फॉर्मलाइजेशन का मतलब है अर्थव्यवस्था के उन हिस्सों को सरकारी सिस्टम और टैक्स के दायरे में लाना जो पहले केवल कैश में काम करते थे और जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। अच्छा। कब एक छोटा व्यापारी जीएसटी के दायरे में आता है तो उसे सिर्फ टैक्स ही नहीं देना होता,
उसे पक्के बिल काटने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, अपना हिसाब रखने के लिए अकाउंटेंट रखना पड़ता है और टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। तो इससे उसकी लागत बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये सब उसके व्यवसाय की लागत को काफी बढ़ा देता है। और जाहिर है वो व्यापारी इस बढ़ी हुई लागत का नुकसान खुद नहीं सहेगा, वो इसे अपने सामान की कीमत में जोड़कर ग्राहकों से ही वसूल करेगा। इसलिए फॉर्मलाइजेशन की शुरुआत में कंप्लायंस की लागत के कारण कीमतें अक्सर बढ़ती हैं। और फिर 2020 में कोविड ने आकर पूरी गणित ही बिगाड़ दी। सरकार ने मुफ्त रेशन और सीधे बैंक खातों में आर्थिक मदद देकर सिस्टम को दहने से तो बचा लिया, जो कि उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी। बहुत जरूरी था उस वक्त। लेकिन दूसरी तरफ कारखाने बंद थे, उत्पादन शून्य था, बाजार में सरकार द्वारा डाला गया पैसा मौजूद था लेकिन खरीदने के लिए सामान नहीं था। इससे दशक का सबसे बड़ा महंगाई का झटका लगा। हाँ, वो एक बहुत मुश्किल दौर था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जीएसटी और नोटबंदी के दौरान जो शॉर्ट टर्म दर्द सहा गया वो इस लॉन्ग टर्म सुधार के लिए वाकई फायदेमंद था, खासकर जब कोविड ने आकर सब उलट-पुलट कर दिया? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो अर्थशास्त्र में कोई भी नीति अकेले या किसी वैक्यूम में काम नहीं करती। डॉक्टर खरात का विश्लेषण बताता है कि लंबी अवधि में जीएसटी ने वाकई लॉजिस्टिक्स की लागत को कम किया है। मतलब बॉर्डर पर ट्रकों का खड़ा रहना कम हुआ है? बिल्कुल, ट्रकों का राज्यों के बॉर्डर पर दिनों तक खड़ा रहना काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन समस्या तब होती है जब एक नीति का प्रभाव किसी बहुत बड़ी ग्लोबल घटना से टकराता है। जैसे कोविड? हाँ, कोविड एक ऐसी अकल्पनीय घटना थी जिसने उत्पादन को रोक दिया। सरकार को मजबूरी में पैसा बाजार में डालना पड़ा ताकि लोग भूखे ना मरें और व्यवस्था चलती रहे। सही बात है। जब अर्थव्यवस्था में अचानक ज्यादा पैसा आता है और सामान कम होता है तो वो डिमांड पुल और सप्लाई शॉक दोनों का एक बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है, जिसका सामना हमें कोविड के तुरंत बाद करना पड़ा। ये तो आपातकालीन स्थिति थी जब सरकार को मजबूरी में पैसा खर्च करना पड़ा। लेकिन सरकारें जानबूझकर भी तो बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं, जिसे विकास या डेवलपमेंट कहा जाता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च। बिल्कुल। डॉक्टर खरात के पेपर में इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे पर किए गए भारी खर्च का जिक्र है। सरकार हाईवे, रेलवे कॉरिडोर और डिजिटल नेटवर्क पर बेतहाशा पैसा लगा रही है। जब एक हाईवे बनता है तो 5 साल तक उसमें सिर्फ पैसा सीमेंट, स्टील और मजदूरों की मेहनत लगती है। लेकिन उस दौरान वहां से कोई कमाई नहीं होती। इससे शॉर्ट टर्म में बाजार में इन चीजों की मांग बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। इसके अलावा सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिसने उस कॉस्ट पुश महंगाई को और हवा दी। और यहीं पर भारत का मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल सामने आता है। वो कैसे? एक तरफ सरकार है जिसे देश के भविष्य और विकास के लिए पैसा खर्च करना है, और दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है, जिसकी जिम्मेदारी है इस महंगाई पर लगाम कसना। भारत ने एक लक्ष्य तय किया है कि महंगाई दर 4% के आसपास रहनी चाहिए, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश है ना? बिल्कुल सही। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च को घर के रेनोवेशन की तरह देखती हूँ। अच्छा, कैसे? जब आप अपने घर का रेनोवेशन कराते हैं तो उस समय बहुत धूल उड़ती है, हथौड़े चलने का भारी शोर होता है और काफी पैसा भी पानी की तरह बहता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि ये क्या आफत है। हाँ, परेशानी तो होती है। ये धूल और शोर हमारी मौजूदा महंगाई है। लेकिन 10 साल बाद जब काम पूरा हो जाता है तो उस घर की कीमत और रहने का आराम दोनों बढ़ जाते हैं। घर के रेनोवेशन का विचार इस स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट करता है। रेनोवेशन जरूरी है, लेकिन अगर धूल और शोर इतना बढ़ जाए कि घर के लोगों का दम घुटने लगे तो काम को धीमा करना पड़ता है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में ठीक यही काम आरबीआई करता है। जब सरकार के भारी खर्च और बाजार में ज्यादा नकदी के कारण महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। वेट, ये रेपो रेट काम कैसे करता है? अखबारों में हमेशा छपता है कि रेपो रेट बढ़ गया, घट गया, लेकिन ये आम आदमी की जेब से पैसा कैसे निकलता है और महंगाई को कैसे रोकता है? इसे ऐसे समझिए, रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। अच्छा। अगर आरबीआई इस दर को बढ़ा देता है तो बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है। ओह, तो इसका असर बैंक के कस्टमर पर पड़ेगा? हाँ, इसका सीधा असर ये होता है कि बैंक भी अपने ग्राहकों जैसे होम लोन लेने वाले आम लोग या बिजनेस लोन लेने वाली कंपनियां, उनके लिए ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। समझ गई। जब लोन महंगा होता है
तो एक कंपनी अपना नया कारखाना लगाने का फैसला टाल देती है, जिससे नई नौकरियां कम निकलती हैं। आम लोग महंगा लोन देखकर घर या गाड़ी खरीदना टाल देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से बाजार में पैसे का प्रवाह कम हो जाता है। चीजों की मांग ठंडी पड़ जाती है। बाजार में नकदी के प्रवाह को नियंत्रित किया है। हमने कारणों और नीतियों का बहुत गहराई से विश्लेषण कर लिया। अब ये जानना जरूरी है कि इस सब का असर क्या हो रहा है और डॉक्टर खरात के अनुसार इसे ठीक करने के वास्तविक उपाय क्या हैं। असर तो बिल्कुल स्पष्ट है। आम उपभोक्ताओं की खरीदने की क्षमता घट रही है। जो बचत वो अपने भविष्य के लिए कर रहे थे, उसका मूल्य हर साल कम हो रहा है। और व्यवसायों के लिए कच्चे माल की लागत बढ़ने से उनका मुनाफा कम हो रहा है। हाँ, और सरकार पर भी मुफ्त अनाज और सब्सिडी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उपाय क्या है? इस स्थिति से निपटने के लिए स्रोत ने कई अहम उपाय सुझाए हैं। सबसे पहला है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, यानी वही कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई। बिल्कुल, सिंचाई और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना ताकि फसलें खेत से बाजार तक सुरक्षित पहुंच सके और स्ट्रक्चरल महंगाई कम हो। दूसरा बड़ा उपाय है ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करना, जिसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना होगा। हाँ, बड़े पैमाने पर। इसके अलावा सप्लाई चेन को सुधारना, पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स को रैशनल यानी तर्कसंगत बनाना और मेक इन इंडिया या PLI जैसी योजनाओं के जरिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना शामिल है। एक मिनट, ये PLI क्या है? इसका महंगाई को कम करने से क्या लेना देना है? PLI का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये सरकार की एक ऐसी योजना है जहां कंपनियों को भारत में ही सामान बनाने के लिए आर्थिक इनाम दिया जाता है। अच्छा, मतलब यही बना और फायदा लो। हाँ, मान लीजिए कोई कंपनी भारत में मोबाइल फोन या बैटरियां बनाती है, तो सरकार उसे उत्पादन के आधार पर हर फोन पर कुछ प्रतिशत की छूट या पैसा वापस देती है। ओह वाह! इसका लक्ष्य ये है कि हम बाहर के देशों से आयात करना बंद करें और खुद उत्पादन करें। जब हम चीजें अपने ही देश में बनाएंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के झटकों और बाहर से आने वाली इंपोर्टेड महंगाई से काफी हद तक बच जाएंगे। ये सब उपाय सुनने में तो बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना या मेक इन इंडिया के तहत रातों रात फैक्ट्रियां खड़ी कर लेना, ये कोई 1-2 दिन का काम थोड़ी है। हाँ, ये तो लंबा प्रोसेस है। ये एक दशकों लंबी प्रक्रिया है। क्या इन लॉन्ग टर्म उपायों के भरोसे बैठकर उस आम इंसान की जेब को आज कोई राहत मिल सकती है जो सब्जी या पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम तात्कालिक राहत और स्थायी समाधान के बीच संतुलन कैसे बनाएं। इसीलिए अर्थशास्त्र में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों समाधानों का एक साथ चलना अनिवार्य है। इलेक्ट्रिक वाहन कल सुबह महंगाई कम नहीं करेंगे, इसीलिए शॉर्ट टर्म राहत के लिए RBI का इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट और सरकार द्वारा फ्यूल टैक्स में कटौती बहुत जरूरी होती है। जब टमाटर के दाम अचानक 100 रुपए पार करते हैं तो सरकार को तुरंत आयात खोलना पड़ता है या टैक्स कम करने पड़ते हैं। सही बात है। लेकिन अगर हम सिर्फ इन्हीं तात्कालिक उपायों पर टिके रहें तो अगले साल फिर उसी चक्रव्यूह में फंसेंगे। दीर्घकालिक उपाय जैसे सोलर एनर्जी या कोल्ड स्टोरेज का जाल बिछाना हमें उस चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकलने का काम करते हैं। मतलब ये है कि अगर तेज बुखार आया है तो पहले पैरासिटामोल लेनी है ताकि तापमान कम हो, लेकिन बार बार बीमार न पड़े इसके लिए रोज व्यायाम करके अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। हमें दोनों चीजें एक साथ करनी होंगी। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। तात्कालिक नीतियां हमारा तापमान नियंत्रित करती हैं और ढांचागत सुधार हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो अब हम इस चर्चा को समेटते हैं। डॉक्टर खरात के पूरे रिसर्च पेपर को समझने के बाद एक बात जो बहुत ही प्रमुखता से उभर कर आती है वो ये है कि भारत जैसी एक विकासशील और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए जीरो इन्फ्लेशन यानी शून्य महंगाई कोई आदर्श स्थिति नहीं है। बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत महंगाई असल में इस बात का संकेत होती है कि अर्थव्यवस्था में जान है, विकास हो रहा है और नई मांग पैदा हो रही है। असली चुनौती महंगाई को पूरी तरह से खत्म करके चीजों को सस्ता करना नहीं है। तो फिर क्या है? भी सुरक्षित रहे। अगर हम इसे और गहराई से सोचें, जरा कल्पना कीजिए कि अगर कीमतें बिल्कुल ना बढ़ें। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अगर हर साल चीजें सस्ती ही होती जाएं, तो ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र के नजरिए से इसका मतलब होगा कि मांग पूरी तरह खत्म हो गई है। ओह, यानी लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे। बिल्कुल, लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए कारखाने उत्पादन बंद कर देंगे और नई नौकरियां पैदा होना बंद हो जाएंगी। अर्थव्यवस्था एक खतरनाक ठहराव में चली जाएगी। एक स्टैग्नेशन आ जाएगा। हाँ, इसलिए शायद
चीजें हमेशा सस्ती रहें ये कमाना करने के बजाय ये मांग करनी चाहिए कि लोगों की आय, उनकी रियल वेजेस महंगाई की दर से कहीं अधिक तेजी से बढ़ें। असली आर्थिक जीत कीमतें गिराने में नहीं है, बल्कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने में है। क्या बात है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। वापस उसी डायग्नोसिस वाले रूपक पर आते हैं। देखा जाए तो अर्थव्यवस्था कोई खराब मशीन नहीं है जिसे बस एक पुर्जा बदलकर छोड़ दिया जाए। ये एक जीवित प्रणाली है। बिल्कुल। इसमें मौसम के झटके भी आएंगे, ग्लोबल घटनाओं का असर भी होगा, पॉलिसीज के साइड इफेक्ट्स भी दिखेंगे और सुधार की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। ये कोई सीधा साधा गणित नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाला संतुलन का खेल है। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास की अर्थव्यवस्था वास्तव में कैसे काम करती है और कैसे दुनिया के किसी दूसरे कोने में लिया गया एक फैसला सीधे हमारी जेब पर असर डालता है। आज इस डीप डाइव में इस गहन विश्लेषण को समझने और हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।